हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हमने अपने लास्ट वीडियो में उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ा हुआ जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसमें हमने उत्तराखंड राज्य पृथक राज्य आंदोलन का जो इतिहास पढ़ा है, वहाँ तक हमने एक तरीके से जो उत्तराखंड की हिस्ट्री रही है, चाहे वो कुनिंद शासन से शुरू होकर पृथक राज्य आंदोलन तक जो आती है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ख़ास तौर से जो जीएस के अंतर्गत एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जिसमें कि भारतीय जो संविधान का हिस्सा है उसको कवर करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के भूगोल और उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित पोर्शन में पूछा जाता है और विभिन्न किताबों में उसको अलग अलग तरीके से बताया गया है और बहुत ज़्यादा बल्कि वो पोर्शन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर बहुत सारगर्भित तरीके से चाहे वो उत्तराखंड का भूगोल हो या इतिहास हो, उसको बताया गया है। तो आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए सेगमेंट को शुरू करेंगे, जिसका नाम है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसको कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा एक अलग से सेगमेंट है, और जो कि चाहे वो ग्रुप सी एग्जामिनेशन की बात की जाए या लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस की बात की जाए, जो लोअर सबऑर्डिनेट और अपर सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें इस खंड से पूछा जाता है। लेकिन अगर हम ग्रुप सी की बात करेंगे तो वहाँ पर जो अधिकतर प्रश्न होते हैं वो फैक्चुअल नेचर के होते हैं, और दूसरी परीक्षाओं का जो प्रीलिम्स का पोर्शन होता है वो भी बहुत हद तक फैक्चुअल ही होता है, और इस हिस्से की अगर बात करी जाए तो वो उतना ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं रहता है। अगर हम मुख्य रूप से लोअर पीसीएस की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया जाएगा कि हम अगर संविधान के अंतर्गत संविधान की जो उद्देशिका है, अगर उसको पढ़ रहे हैं, जो इसकी प्रियम्बल जिसको कहा जाता है उसको हम देखेंगे, तो उसको पढ़ रहे हैं तो हमारा ग्रुप सी से लेकर जो अपर सबऑर्डिनेट तक के प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम हैं वहाँ तक का एक बहुत अच्छा पोर्शन तैयार हो जाए। तो ये वीडियो हर किस्म के जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले जो इस टॉपिक के या इस सेगमेंट के बारे में जो दूसरी बात बतानी है वो ये कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पोर्शन है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्र राज्य संबंधों का होता है। मतलब केंद्र यानी कि दिल्ली बेस्ड जो गवर्नमेंट है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जिसको कहा जाता है वो, और पर्टिकुलर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है जैसे कि उत्तराखंड की उत्तराखंड सरकार, उसके बीच के संबंधों को भी पढ़ा जाना चाहिए। तो जब हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे या राज्य विधानसभा के तौर पर इस भारतीय संविधान में जो सेगमेंट लिखा है उसको पढ़ेंगे, तो हमारा अपने आप उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ना केवल हम ये जीएस के अंतर्गत जो हमारा पोर्शन आता है ये वाला, इसको ग्रुप सी के एग्ज़ाम में इसके लिए पॉलिटिकल साइंस शब्द यूज किया गया है, लेकिन उसमें जो नेचर होता है वो उतना सैद्धांतिक नहीं होता है, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये भले जीएस का एक सेगमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा उत्तराखंड जीके के अंतर्गत जो उत्तराखंड की पॉलिटी का पोर्शन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड विधानसभा के बारे में
अगर संबंधित कुछ प्रश्न हो, या उत्तराखंड की जो न्यायपालिका जिसको हम कहेंगे हाई कोर्ट जो है, उसमें जजों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन सा आर्टिकल उससे जुड़ा हुआ है, या उत्तराखंड के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो यहाँ ये जो हमारा पोर्शन होगा ये अपने आप में जीएस का सेगमेंट भले हो, लेकिन उत्तराखंड बेस्ड भी इसको समझा जाना चाहिए। तो अब हम इस सेगमेंट को शुरू करते हैं, और पहले अपने इस वीडियो के अंतर्गत हम सिर्फ जो संविधान के आधारभूत जो कुछ संकल्पनाएं होती हैं, जो भले एग्ज़ाम्स में उस तरीके से पूछी नहीं जाए, लेकिन इसको अगर समझ लिया जाएगा तो कई सारे फैक्ट हमें रटने नहीं होंगे। एक प्रिंसिपल से कई सारे आर्टिकल्स और संविधान की कई सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी और वो प्रश्न हमारा हो जाएगा। तो इसको अब यहाँ से शुरू किया जाता है। तो जो सबसे पहली चीज़ इसमें है, इस टॉपिक से जुड़ी हुई, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से पॉइंट वाइज फॉर्म में समझेंगे। इसके कई सारे टॉपिक्स होंगे, इसके अंतर्गत कई सब टॉपिक्स होंगे, जिसमें जैसे कि प्रीएम्बल की मैंने बात करी, या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई थी, किस देश से। जैसे कि पूछा जाए कि राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दे रखी हैं वो किस देश के संविधान से जुड़ी हुई हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। यहाँ के जो मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग पोर्शंस में कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहला जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ आती है वो है कि आखिर जो संविधान है, संविधान कहते किसे हैं। तो ये जो लेक्चर शुरू हुआ है भारतीय संविधान का, ये कुछ ऐसा होगा डिज़ाइन कि उसमें जिन्होंने कभी कोई पॉलिटी की बुक नहीं पढ़ी है, जिनको चीज़ें नहीं समझ में आती है, उन्हें भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसको आप लोगों को देखना होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिसको हम भारतीय संविधान कह रहे हैं, वो है क्या। तो सबसे जो बेसिक बात है कि संविधान कुछ नहीं, एक बुक है, एक पुस्तक है। और वो किस चीज़ की पुस्तक है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि इस देश का शासन कैसे चले। हमें पूरे विश्व के अलग अलग के देशों के संविधान नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ भारतीय संविधान को पढ़ना है और उसके भी कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही देखने हैं। हमें संविधान को एक लॉयर के रूप में नहीं पढ़ना है, हमें इस परीक्षा को निकालने के संदर्भ में इसको देखना है। तो सबसे पहले जो संविधान वाला पोर्शन है, तो संविधान के बारे में जो सामान्य सी अगर हम समझ देखें, सामान्य एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो जो संविधान होता है, भारतीय संविधान की अगर बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो ये भारतीय संविधान जो है वो एक तरह से कानून की एक पुस्तक है, ऐसा समझा जा सकता है। नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं, इन तमाम तरह की चीज़ें जो सिद्धांत तौर पर हैं कि किसी देश का शासन कैसे चलना चाहिए, उसका इनमें यहाँ पर इस पुस्तक में वो चीज़ें लिखी हुई हैं। संविधान बनाने वाले लोगों का उसमें हस्ताक्षर है। वो संविधान जिसके अंतर्गत अलग अलग भाग हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, वो हम देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। तो ये एक बुक है जिसके आधार पर काफ़ी सारी चीज़ें निर्मित होती हैं। तो सामान्य अगर इसकी समझ पूछी जाए कि संविधान क्या है, तो संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण एक पुस्तक के तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन ये तो इससे संबंधित सबसे बेसिक बात हुई। इसको अगर हम इसी जो आधिकारिक जो इसकी परिभाषा होगी, जो कि अलग अलग विचारकों के द्वारा दी गई है, उसको अगर हम देखें तो
उसको अगर हम देखेंगे तो इसके लिए हम यहां पर लिख दें कि संविधान क्या होता है। तो ये अगर कहा जाए कि संविधान क्या होता है, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उस तरह के फैक्चुअल नेचर के नहीं हैं। ये स्टेटमेंट आ जाता है संविधान क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और चारों ऑप्शन एक ही तरह लगेंगे और उसमें से किसी ऑप्शन को हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संविधान अगर कोई पूछे कि संविधान क्या होता है, तो संविधान बुनियादी कानूनों का वह समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी इसकी परिभाषा हो सकती है। तो कोई भी अगर पूछे कि संविधान क्या होता है, चाहे वो प्रश्न के रूप में आए, तो वो एक तरह का फंडामेंटल लॉ है। वो फंडामेंटल लॉ है जो कई तरह के नियमों कानूनों का एक समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाएगा। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण इसमें पंक्तियां हैं कि एक तो संविधान जो है वो एक फंडामेंटल कानून है, वो एक फंडामेंटल एक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, किसके लिए, देश का शासन चलाने के लिए। जैसे इसको ऐसे समझा जा सकता है कि देश में कानून बनाने वाली संस्था क्या होगी, तो वो संसद होगी, संसद ही कानून बनाती है। तो वो कानून जो बन रहा है उसको किस तरीके से पारित करवाया जाएगा, तो उसके लिए कार्यपालिका होती है। अब वो कार्यपालिका द्वारा पारित किया गया जो कानून है उसमें अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करने वाली संस्था क्या होगी, न्यायपालिका होगी। तो सबके अपने अधिकार और सबके अपने कर्तव्य जो हैं वो जिस जगह पर परिभाषित हैं, वो जो चीज़ है उसी को हम संविधान कहते हैं। तो ये सबसे बेसिक इसके बारे में एक समझ हो गई कि जो संविधान की बात करते हैं तो वो संविधान और कुछ भी नहीं है, वो एक तरह का सेट है, किसका, एक ऐसे नियमों प्रक्रियाओं कानूनों का विधानों का जिससे पूरे देश का शासन चलाया जाता है। तो ये एक तरीके से इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि बुनियादी विधान को भी कानून ही कहेंगे, बुनियादी विधानों का वह समुच्चय जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो ये हो गया संविधान। अब दूसरी चीज ये होती है कि जो दूसरा पॉइंट समझ में आएगा, तो एक हमने यहाँ पर जो चीज़ें समझी कि संविधान को किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि किसी देश का जो शासन है वो किस तरीके से चलाया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे उस देश का संविधान है। और चाहे वो हम देखते हैं पहले राजाओं का शासन होता था, राजतंत्र होता था, लेकिन अब जो है कुछ देश हैं जहाँ पर इस तरह के जो कहते हैं राजतंत्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम देखें चाहे वो लोकतंत्र हो, ये सारे शब्द हैं, इनको थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा। लोकतंत्र हो मतलब जनता का शासन हो जैसे भारत का है, या कहीं पर कोई तानाशाह हो जैसे कि नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ पर जो व्यवस्था रहती है वो चाहे कैसी भी हो, देश कैसा भी हो, लेकिन वहाँ संविधान होता है। अब वो संविधान जनता के हित में है, वो रूल जो बनाए गए हैं वो जनता के हित में बनाए गए हैं, या एक तरीके से किसी खास शासक के हित में बनाए गए हैं। यही अंतर करता है कि वहाँ पर तानाशाही है या लोकतंत्र है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शासन चलाने के लिए जरूरी होता है, तो देश में संविधान रहता है। तो
अब ये हम समझते हैं कि यही जो है ये संविधान ही, एक पंक्ति हमने ये समझी, और दूसरी चीज ये कि संविधान देश का राजनैतिक तंत्र निर्धारित करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि किसी देश की सरकार का नेचर क्या होगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे, वो किन हितों की पूर्ति करेगी, ये सारा भी तो संविधान ही बताता है। तो संविधान से संबंधित, चाहे वो ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा जाए या अपर पीसीएस के ही एग्जाम में पूछा जाए, ये जो दो बुनियादी बातें हैं संविधान से जुड़ी हुई, किसके संविधान, भारतीय संविधान से जुड़ी हुई, वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखती हैं। तो ये दोनों चीजें हमें इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक संदर्भ के तौर पर हमें देखना चाहिए। यहाँ पर आगे अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो संविधान होता है, ब्रॉडली इसको कितने हिस्सों में या कितने भागों में या कितने प्रकार में हम इसको बांट सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा तुलनात्मक तौर पर चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि प्रश्न कहाँ से बन जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि जिसको हम संविधान कह रहे हैं, संविधान, और यहाँ पर जो ये टॉपिक है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर चीज़ को, हर फैक्ट को, हर बात को या हर सिद्धांत को बोर्ड पर लिखना थोड़ा बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा। तो जो मैं बातें कह रहा हूँ उसमें भी कई सारे प्रश्न निकल सकते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो संविधान की बात की जाए तो संविधान मुख्यतः दो प्रकार का दिखता है, मतलब दो प्रकार के संविधान के रूप दिखते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक प्रकार है लिखित संविधान का, लिखित संविधान का, और दूसरा जो भाग आता है उसको कहते हैं अलिखित संविधान। तो ये दो बिंदु हमें दिख रहे हैं, एक लिखित संविधान का और दूसरा अलिखित संविधान का। तो कोई पूछे कि जो संविधान है, तो वो तो हमें पता चल गया कि संविधान कहते किसको हैं। संविधान क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, सेट ऑफ लॉज हैं, जिसके आधार पर किसी देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम उस पर बेस्ड होता है। तो ये इस टॉपिक की एक बेसिक समझ थी। लेकिन कई बार संविधान पूछ देता है कि लिखित संविधान किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, अब उसमें से हमें जो टिक करना होगा उसको कैसे करेंगे। तो लिखित संविधान का जो मतलब है उसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये अलिखित का मतलब क्या है। क्या नियम कानून बिना लिखे भी क्या कहीं से चीज़ें चल सकती हैं? लिखा तो इसमें भी रहता है, लिखा इसमें भी रहता है, लेकिन दो बिंदु इस पर अंतर रहते हैं। और वो दो बिंदु ये हैं कि जो लिखित संविधान होता है, लिखे तो दोनों होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि इतने बड़े देश हों, ब्रिटेन है जैसे, तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, तो वहाँ उतनी बड़ी आबादी है, भारत की तुलना में कम है, लेकिन उतने सारे लोगों को बिना किसी लिखित कानून के आधार पर गवर्न करना ये पॉसिबल होगा नहीं। तो लिखित यहाँ पर भी होता है, नाम भले अलिखित हो लेकिन थोड़ा अंतर होता है, और वो अंतर जो है वो मुख्य रूप से जो आधार हैं वो ये हैं कि लिखित संविधान बनाने के लिए क्या होता है कि देश के जो लोग होते हैं, जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो एक संविधान सभा का निर्माण करते हैं। तो लिखित संविधान जो होता है वो बनता है संविधान सभाओं की अनुशंसा, रिकमेंडेशन
ये कुछ शब्द हैं प्रशासनिक और वैधानिक शब्द हैं जिनको हमें देखना होगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको देखना होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश में लिखा गया, उसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संविधान सभाओं की जो अनुशंसा है उसके आधार पर ये संविधान, लिखित संविधान लिखा जाता है। और दूसरा, ये जो होता है लिखित संविधान में एक बुक होती है, एक ही सिंगल बुक होगी, और उसी बुक में सारी जो धाराएं हैं, सारे आर्टिकल्स हैं, सारे जो चीज़ें हैं जो कि उसके शासन को चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सारे वहाँ पर उनका कलेक्शन रहता है, उनका एक समुच्चय हमें देखने को मिलता है। तो सेट होता है ये किसका, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस और आर्टिकल्स का, उसी आर्टिकल्स में वो सारे प्रक्रियाएं उल्लेखित होती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी रहती हैं। तो ये तो हमारी एक बुक हो गई। और दूसरा जो संविधान सभाओं की अनुशंसा होती है उसके आधार पर लिखित संविधान बनता है। तो ये लिखित संविधान से जुड़ी हुई दो बातें थी। अब इन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर लिखित और अलिखित में अंतर देखने को मिलेगा। अलिखित संविधान में इसका जो निर्माण है, यहाँ जो निर्माण था वो संविधान सभा के द्वारा हो रहा है, जहाँ पर कई सारे जो संविधानविद हैं, जानकार हैं, वो बैठते हैं और अलग अलग पोर्शंस में से संबंधित कानून बनाते हैं। यहाँ जो है वो कोई संविधान सभा नहीं होती है जिसके आधार पर कानून बने, संविधान सभा यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। और दूसरी चीज, कोई पुस्तक नहीं होती है जिसको हम कहें कि ये संविधान है। कोई एकल पुस्तक नहीं होगी, वहाँ पर अलग अलग तरीके के कानून कभी बने वो रखे गए, फिर कभी कुछ और कानून बने वो रख दिए गए। तो उन सभी को एक तरीके से सब चीज़ों को अलग अलग पोर्शंस में रह के उनके अधीन काम किया जाता है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कोई एकल, यहाँ पर कोई हमें संविधान की पुस्तक नहीं देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर कानून लिखे तो होते हैं, कानून लिखे तो होते हैं, लिखे होते हैं, वो कानून लिखे होते हैं, लेकिन उन सभी को एक समुच्चय के रूप में किसी एक ही पुस्तक में रख कर उसका पूरा एक कलेक्शन नहीं किया गया रहता है। जैसे कि ब्रिटेन में कोई कानून 1250 में बना तो वो संविधान का हिस्सा हो गया, वो भी एक संविधान है। जो 1950 में बना वो भी एक, उसको मान लिया जाएगा, उसको कलेक्ट नहीं किया जाएगा, जो जहाँ बना वो वही है। हमारे संविधान में क्या होता है कि हमारे संविधान में परिवर्तन तो होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक लाए जाते हैं, आर्टिकल्स चेंज होते हैं, क्योंकि वो एक बुक के अंदर हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर भी कानूनों को चेंज किया जाता है, लेकिन फिर वो किसी सिंगल जो कलेक्शंस है जिसको हम संविधान कहते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये दो सबसे बड़े अंतर हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि लिखित संविधान में किसी खास उद्देश्य, मतलब संविधान निर्मित करने के उद्देश्य से कोई संविधान सभा नहीं बनाई गई होती है, और दूसरा वहाँ पर कोई सिंगल कोई बुक नहीं होती है, जबकि वहाँ कानून सब लिखे तो होते हैं, बिना लिखे तो होगा नहीं। तो लिखित और अलिखित का मतलब ये नहीं है कि अलिखित लिखा ही नहीं गया है, उसके हिंदी शब्द के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अंतर है वो लिखने और ना लिखने पर नहीं है, वो अंतर है संविधान सभाओं की अनुशंसा, यानी कि संविधान सभाओं ने एक अनुशंसा की कि ये हमारे कानून हैं, इनको संविधान के रूप में एक बुक में लिख दिया जाए और फिर वही बुक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगी। तो वो यहाँ पर तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर संविधान सभा बनी ही नहीं। जो पहले से कानून चले आ रहे हैं उन्हीं को संविधान का दर्जा दे दिया गया, और कोई एक सिंगल जो बुक होती है उसको नहीं इसमें रखा गया है। तो इसका जो टॉपिक के अंतर्गत हमने जो दूसरी बात समझी वो है जिसको हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन
कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो अंतर है वो यही 2 पॉइंट पर है। तो जैसे प्रश्न आ जाए कि लिखित संविधान इनमें से किस देश में है, तो उसका एक आंसर हो जाएगा भारत। इसको यहाँ पर देख लें, लिखित संविधान का जो सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसको भारत कहा जाता है, वहाँ का जो संविधान है वो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। इसके अलावा यूएसए, अमेरिका का भी जो संविधान है वो लिखित संविधान है। तो ये 2 बड़े देश हैं जिनके संविधान लिखित तौर पर हैं, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो अलिखित संविधान का उदाहरण है उसमें सबसे बड़ा उदाहरण हम दे सकते हैं ब्रिटेन का। तो ये जो ब्रिटेन है ये अलिखित संविधान वाला देश है। ये इससे जुड़ी हुई एक बहुत बेसिक बात थी कि चाहे वो ग्रुप सी के एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित अलिखित इनमें से कोई नहीं या दोनों, इस तरह के जो विकल्प अब आएंगे तो उसमें हमें अपना जो कॉन्सेप्ट है इस सब्जेक्ट का वो अच्छे से कवर करना होगा। तो इसमें हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये पोर्शन हमने देखा और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और लिखित संविधान के अंतर्गत ये पोर्शन हमने यहाँ पर कवर किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है। तो ये हमने एक चीज़ इसके बारे में समझी, मतलब एक संविधान सभा नाम की एक इकाई बनाई जाती है किसी खास संविधान को बनाने के लिए। अगर वो बनाई गई है और उसने सारे कानून एक ही पुस्तक में संकलित कर दिए हैं तो वो जो संविधान कहलाएगा वो लिखित संविधान कहलाएगा। और दूसरी तरफ अगर कोई संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ है, उस तरह की कोई संस्था नहीं बनी है और पुराने जितने कानून हैं उनको ही, जहां वो कानून अलग अलग हिस्सों में हैं, उनका एक सिंगल बुक में कलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो अलिखित संविधान हो जाएगा। तो ये इस संविधान से जुड़ी हुई बुनियादी बातों में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा यहाँ पर होता है। क्योंकि आगे जब हम इस टॉपिक में अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो बहुत बार इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे, तो उनको यहीं समझना जरूरी है और ये प्रश्न के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। अब इसके आगे अगर हम देखें और हमें याद रहे कि हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि हम राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही हम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन होता है वो पढ़ रहे हैं, और ना ही हम एक लॉयर की तरीके से संविधान को पढ़ रहे हैं। हम बस जीएस के एक स्टूडेंट के तौर पर इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और इनको उन्हीं संदर्भों में देखा जाना चाहिए। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे संबंधित एक दूसरी बात है, क्योंकि भारतीय संविधान की बात है, तो क्या भारतीय संविधान एक दृढ़ संविधान है? तो ये एक, क्योंकि ये मैं एक क्वेश्चन आ रहा है उसी को एक्सप्लेन करने के संदर्भ में इन पॉइंट वाइज हम चीज़ों को समझ जाएंगे। तो ये प्रश्न है कि क्या भारतीय संविधान एक दृढ़ संविधान के रूप में कहा जाएगा, कि ये जो संविधान है वो रिजिड है, बहुत आसानी से नहीं चेंज होता है, या फ्लेक्सिबल कहा जाएगा? तो इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसको हम रिजिड कहेंगे या फ्लेक्सिबल कहेंगे। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा समझने के दृष्टिकोण से। तो जो ये भारतीय संविधान है ये अपने आप में दृढ़ भी है, मतलब रिजिड भी है,
और दूसरा ये अपने आप में लचीला भी है, लचीला भी है, और लचीला मतलब फ्लेक्सिबल भी है। मैं दोनों शब्द लिख रहा हूं, तो फ्लेक्सिबल भी है। तो पूरी दुनिया में कुछ ऐसे संविधान होते हैं, अब संविधान को तो हमने समझ लिया है, तो इसको हम ऐसे समझें कि पूरी दुनिया में कई ऐसे संविधान हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, उनमें चेंज नहीं हो सकता है। हमने नॉर्मली बहुत बार सुना होगा कि सरकार एक नया कानून लेके आ रही जिससे की वजह से संविधान में ये परिवर्तन हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। तो वो जो संविधान होता है वो संविधान संशोधन विधेयकों के द्वारा परिवर्तित होता है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम देख लेंगे। लेकिन ये जो संविधान संशोधन के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती हैं वो क्या बड़ी आसानी से हो जाती हैं। अगर आसानी से ही कोई चीज़ संविधान बदल दिया जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो संविधान लचीला है। और दूसरी तरफ जहाँ पर बहुत मुश्किल से लिखे हुए उस संविधान में परिवर्तन हो सकता है, बहुत बड़ी एक तादाद में बहुमत चाहिए, और ये बहुमत वाली चीज़ें हैं ये भी हम देखेंगे आगे। तो बहुमत चाहिए, बहुत जो सांसद हैं विधायक हैं उनका समर्थन चाहिए, तो वो कहेंगे कि वो संविधान हमारा दृढ़ संविधान है, तो उसको हम कहेंगे रिजिड संविधान। जैसे दुनिया का एक तरीके से जो रिजिड संविधान का उदाहरण है, दृढ़ संविधान का उदाहरण है, संविधान को अपने लिखित अलिखित के तौर पर देखा, अब दृढ़ संविधान और लचीला संविधान क्या होता है उसको भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो दृढ़ संविधान होता है वो एक इसका जो उदाहरण है, क्योंकि ये होता क्या है दृढ़ संविधान, दृढ़ संविधान वो है जो आसानी से, ये शब्द याद रहे मैं जो लिख रहा हूं, साधारण बहुमत, इसको मैं बाद में जब टॉपिक देखेंगे तब एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको यहाँ पर ही समझ लें कि जो संविधान बहुत आसानी से साधारण बहुमत, मतलब 100 लोग हैं उसमें से 50% लोग कहें कि हाँ ये बदल दो, तो बदल जाता है। अभी वो हम लोकसभा राज्यसभा वो सारी चीज़ों में अभी नहीं जा रहे हैं, मैं बस बहुत साधारण शब्दों में ये बता रहा हूँ कि कहीं पर 100 लोग बैठे हों उसमें से 50 लोग कहें कि हाँ ये चीज़ बदलनी है, तो वो चीज़ बदल जाएगी। तो इसको हम ये समझें, या 50 लोग कह दें कि नहीं ये नहीं बदला जाएगा, तब जो निर्णय होगा वो खैर निर्णायक वोट जो उस सभा का अध्यक्ष होगा वो करेगा, वो सारी चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। तो दृढ़ संविधान वो कहता है जो कि साधारण बहुमत से, मतलब 50% चीज़ों से 50% वोट से ही वो चेंज हो जाए, तो वो सॉरी ये जो ये बात जो मैंने बताई ये दृढ़ के लिए नहीं है, ये मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। दृढ़ वाला आसानी से कहाँ होगा, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट लिखा जाएगा ये होगा लचीला। लचीला इसको हम कह देंगे फ्लेक्सिबल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरा हमारा जो है दृढ़, दृढ़ संविधान है जिसको हम कहेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मैं यहाँ बात कह रहा हूँ कि लचीला संविधान वो हुआ जो साधारण बहुमत से आसानी से 50% के बहुमत से क्या हो जाए, 50% के बहुमत से बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, संशोधित हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि वो संविधान फ्लेक्सिबल है, लचीला है। वहीं दूसरी तरफ दृढ़ संविधान, मतलब इस संविधान को संशोधित करने के लिए, इस संविधान को संशोधित करने के लिए 2/3 बहुमत की 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। तो अब 100 लोगों में से 67% जो लोग हैं उनको किसी खास संशोधन के लिए मना पाना उतना आसान नहीं है, यानी कि उसमें परिवर्तन करना थोड़ा मुश्किल है। हो तो वहाँ भी जाएगा लेकिन वो उतनी आसानी से नहीं होगा जैसा कि लचीले संविधान में होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो ये दो बातें हैं
दृढ़ संविधान, और दूसरी तरफ जो हमने चीज़ें देखी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ प्रश्न के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कई परीक्षाओं में पूछा है कि इनमें से किस देश का संविधान रिजिड कहा जाएगा और किसका जो है वो फ्लेक्सिबल कहा जाएगा। अभी हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया में। तो इसमें दृढ़ संविधान में हम देखेंगे कि अमेरिका का जो संविधान है वो दृढ़ संविधान के अंतर्गत आएगा, और जो ब्रिटेन का संविधान है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको हम लचीले संविधान के रूप में ले सकते हैं। तो ये दो बातें हमने जो समझी। अभी हम भारतीय संविधान क्या एक दृढ़ संविधान है, इसका आंसर खोजने से पहले हमने दृढ़ संविधान और जो लचीला संविधान है उसके बीच के अंतर को हमने देखा। हमने ये देखा कि दृढ़ संविधान का तात्पर्य इस बात से है कि वो संविधान इतनी आसानी से संशोधित नहीं होता है, उसमें 67% या कहीं कहीं अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उतनी ज़्यादा मेजॉरिटी या बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ लचीला संविधान वो होता है जो कि साधारण बहुमत 50% बहुमत मेजॉरिटी से वो परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उदाहरण हमने ब्रिटेन देखा और दूसरा हमने अमेरिका देखा। अब हम देखेंगे कि भारत के संविधान का उदाहरण देखना है हमें, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या भारत का संविधान दृढ़ कहा जाएगा या इसको हम लचीले संविधान के रूप में रखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है ये अपने आप में कॉम्बिनेशन है किसका, दृढ़ संविधान का भी और दूसरा लचीले संविधान का भी। तो दृढ़ संविधान का भी ये एक तरह से समुच्चय देखने को मिलता है, और लचीले संविधान का भी। मतलब क्या है कि भारतीय संविधान के कुछ बिंदु, मैं बिंदु कह रहा हूँ, वैसे उसको आर्टिकल्स कहे जाते हैं, वो मैं भी बताऊंगा, तब चीज़ों को थोड़ा टेक्निकल तरीके से बताया जाएगा। क्योंकि आते ही सीधे हाँ संविधान का पहला आर्टिकल 1, इसमें भारत राज्यों का संघ है। पहले भारत के संविधान के मूल आधारों को तो समझा जाए कि उसमें जो वर्ड आ रहे हैं वो भी प्रश्न के रूप में आते हैं, वो बिल्कुल पूछे जाएंगे। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत का अंतर क्या है, वो सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, तब हम प्रीएम्बल में जाएंगे और एक भी प्रश्न उसमें बचेगा नहीं, खासतौर से प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। मेंस में जो लोअर पीसीएस का है वो सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन ग्रुप सी के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं रुकने वाला है यहाँ से, और यहाँ से पूछे भी जाते हैं। बहुत साधारण प्रश्न इसमें गलत हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिटी जो है वो एक मैथ की तरह है। अगर आपको आर्टिकल उसके बारे में जो प्रक्रियाएं हैं वो पता हैं तो पूरे नंबर, नहीं पता हैं तो आप गैस करेंगे तो वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। सब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। तो दृढ़ संविधान और लचीले संविधान का एक मिश्रण भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो ये मिश्रण देखने को मिलता है, मतलब भारतीय संविधान का कुछ भाग केवल 50% मेजॉरिटी से ही क्या हो जाता है, 50% बहुमत से ही परिवर्तित हो जाएगा। 50% का बहुमत चाहिए। तो ये जो है हमारे पास कि कुछ भाग जो हैं 50% बहुमत से पारित हो रहे हैं, तो ये बताते हैं कि संविधान जो है वो एक तरीके से हमारा संविधान बहुत लचीला है, वो इतना कठोर नहीं है जैसा कि ब्रिटेन का संविधान देखा जा सकता है। तो यहाँ पर
ये चीज़ हमें अच्छे से समझना चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो इतना, कुछ मामलों में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बहुत आसानी से परिवर्तित हो सकते हैं, और इसी तरीके से भारतीय संविधान के कुछ ऐसे भाग हैं जो साधारण बहुमत से नहीं संशोधित होंगे। वो कैसे होंगे? विशेष बहुमत उसको कहते हैं। मैं वो शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लिख सकता हूं कि वो 2/3 बहुमत से पारित होंगे। अभी किस चीज़ के 2/3, कौन सा संसद, कैसी लोकसभा, राज्यसभा, उन सब चीज़ों में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि भारतीय संविधान एक दृढ़ और लचीले संविधान का मिश्रण है। मतलब इसके कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो बहुत आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ नहीं परिवर्तित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं हम, कि जैसे जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करके एक राज्य बनाया गया, तो क्या वो संशोधन जो हुआ वो, एक तो वो भारत के जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको हम साधारण बहुमत से पारित मानेंगे कि वो बहुत रिजिड वाले पोर्शन से पारित हुआ होगा? नहीं, वो साधारण बहुमत से पारित हुआ होगा। तो वो बताता है कि संविधान का जो संसद के भीतर जो प्रक्रिया है उसमें से कुछ कानून हम बड़े आसानी से बदल सकते हैं और कुछ आसानी से नहीं बदलते हैं। दरअसल संविधान का जो आर्टिकल 4 है वो ये कहता है कि जब कोई राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बनाया जा रहा है तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। तो बस यहाँ पर हम समझ लें कि वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं भी आए, लेकिन वहाँ पर 50% का बहुमत चाहिए होता है, वो विशेष या 2/3 बहुमत नहीं होता है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को हटाना हो, या यहाँ पर हम देखें कोई ऐसी चीज़ करनी हो जिससे कि पूरे के पूरे संविधान पर इम्पैक्ट पड़ जाए, तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए? वो रिजिड परिवर्तन से हटनी चाहिए। तो वो यहाँ पर है, वो हमारा रिजिड हिस्से से हटाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो क्रक्स है इस पूरी बात का वो ये है कि भारतीय संविधान में, यहाँ हम इसको देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि जैसे ये पूछे कि भारत का संविधान कैसा संविधान है, और इसके ऑप्शन हो कि भारतीय संविधान ए लचीला संविधान है, लचीला संविधान है, बी भारतीय संविधान दृढ़ संविधान है, सी ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है ये वाला जो प्रश्न है इसका बहुत आसानी से जवाब दिया जा सकता है कि भारतीय संविधान दृढ़ और लचीला दोनों हैं। इस वजह से जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी होगा कि भारतीय संविधान लचीला दृढ़ दोनों होता है। तो इस तरीके से हमने अपने इन शुरुआती 2-3 टॉपिक में जो एक बात देखी कि हमारा जो संविधान है, अब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें समझना है कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, ये याद रहना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें संविधान संशोधन की दृढ़ तथा लचीली
दोनों प्रवृत्तियों का मिश्रण पाया जाता है। तो अभी तक हमने जो शुरुआती अपने कुछ मिनट्स में जो भारतीय संविधान से संबंधित जो बहुत बुनियादी बात समझी, वो ये है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पर सीधे इस लाइन को लिख देता कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। एक तो पहला हमें यहाँ पर दिक्कत होता कि ये संविधान क्या होता है, दूसरी दिक्कत होती कि बड़े संविधान का क्या मतलब है और छोटे संविधान का क्या मतलब है। बड़े का मतलब हुआ कि उसमें कई सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो ये बड़ा संविधान, छोटा संविधान क्या होता है। दूसरा, लिखित संविधान क्यों यहाँ पर कहा गया है, क्या कोई अलिखित संविधान भी होता है, तो उसको भी हमने समझा। अब ये संविधान तो सही है, ये इसके संशोधन का मतलब क्या हुआ कि उसके किसी आर्टिकल्स को हम चेंज कर रहे हैं या कोई और नया आर्टिकल उसमें जोड़ा जा रहा है। तो अब दृढ़ संविधान क्या होता है, लचीला क्या हमने यहाँ लिखा। तो इसी पंक्ति को समझाने के लिए, इस जो सेंटेंस है इसको समझाने के लिए वो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताए गए हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होता है। अब यहीं पर एक प्रश्न हो सकता है कि अमेरिका क्या दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? नहीं, वो है भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन दुनिया का सबसे पुराना, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, वो दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर एक क्रांति हुई, जो अमेरिकी क्रांति है, उसके बाद अमेरिका का संविधान बना और वो अभी तक बना हुआ है। तो पुराने में हम अमेरिका का संविधान कहेंगे, लेकिन इस समय भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें संविधान संशोधन की दृढ़ तथा लचीली दोनों प्रवृत्तियों का मिश्रण देखने को मिलता है या इसमें पाया जाता है। तो ये सबसे बेसिक बात है भारतीय संविधान की, जो हमने यहाँ पर देखी है। अब इस टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है राज्य व्यवस्था, क्योंकि अभी इसको बस मैं आज के अपने इस वीडियो में इस टॉपिक को बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने आज तक कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, वो किस तरीके से इस टॉपिक से अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न निकल रहे हैं, वो मैंने बताया है यहाँ पर। अब दूसरे हिस्से में हम चलेंगे और वो हिस्सा जो है वो है कि पॉलिटी किसको कहा जाता है, और फिर हम देखेंगे कि अपने नेक्स्ट वीडियोस में कि संविधान किसको हमने समझा तो इसमें पार्ट्स क्या होते हैं, चैप्टर्स क्या होते हैं, प्रीएम्बल क्या होता है, शेड्यूल्स किसे कहते हैं, क्लॉज सब क्लॉज क्या होते हैं, मतलब संविधान के अंदर भाग हैं, अध्याय हैं, उसमें एक तरीके से उसके अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उसके खंड हैं, उपखंड हैं, क्लॉज हैं, सब क्लॉज हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं ये राज्य व्यवस्था किसको कहा जाता है। तो भारतीय संविधान से संबंधित जो बुनियादी कुछ बातें थीं, जो बुनियादी सिद्धांत थे, उसको तो हमने देख लिया। अब हम इस पोर्शन को थोड़ा सा देखते हैं। तो हमने जो ये बात समझी थी कि भारतीय संविधान क्या है, जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। भारतीय संविधान वो हिस्सा है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। ये बात हमने देखा अभी इसमें। तो ये पॉलिटी किस तरीके से अलग हो गई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
सिर्फ एक तरह का हमारे पास एक मार्गदर्शक दस्तावेज है, जिसमें जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, अगर नीति निर्देशक तत्व वाले कॉलम को थोड़ा हम साइड में अभी रखें, वो सारे पोर्शन थोड़ा अलग रखें, तो समग्रतः हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का मार्गदर्शक दस्तावेज होता है जिसके अनुपालन की बाध्यता होती है। जैसे इसको मैं अलग से भी कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पर इस बिंदु को समझने के लिए कि जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में और अनुच्छेद 21 में इस बात का उल्लेख है कि जीवन का अधिकार दिया गया है, मतलब किसी को कानून में जो धाराएं लिखी गई हैं उसके बिना कोई सजा नहीं दी जा सकती है, तो ये उसमें लिखा है। तो किस तरीके से जो एक मार्गदर्शक दस्तावेज है उसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है और इसके अनुपालन की बाध्यता होती है। नहीं तो फिर कोर्ट अपनी तरीके से, क्योंकि वो संविधान का रक्षक है, संविधान के सिद्धांतों के अनुपालन करने का वो काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो भारतीय संविधान जिसके आधार पर देश का शासन चलता है वो एक मार्गदर्शक दस्तावेज है जिसके अनुपालन की बाध्यता होती है। तो ये जो मार्गदर्शक दस्तावेज है, मार्गदर्शक गाइडलाइंस हैं, वो एक तरीके से, वैसे ये शब्द बहुत सीमित होते हैं, उसके लिए अनुच्छेद ही कहा जा सकता है संविधान संदर्भ में। तो मार्गदर्शक है मतलब ये एक सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल्स हैं, ये एक तरीके के प्रिंसिपल्स हैं। और ये जो प्रिंसिपल होते हैं इन्हीं का जो व्यवहारिक पक्ष होता है वो राज्य व्यवस्था होती है, वो पॉलिटी होती है। तो संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उनका व्यवहारिक, उनका एक तरीके से प्रैक्टिकल जो चीज़ें धरातल पर आती हैं वो पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जहाँ एक ओर संविधान सैद्धांतिक प्रकृति का होता है, वहीं दूसरी ओर जो राज्य व्यवस्था होती है, जो पॉलिटी होती है, वो इस संविधान का व्यवहारिक स्वरूप को दिखलाती है। तो एक तरफ जो संविधान होता है वो हमारे जो देश का शासन होता है उनके कुछ बुनियादी सिद्धांतों का क्या होता है, वो समुच्चय होता है। तो बुनियादी सिद्धांतों का वो समुच्चय हुआ, और दूसरी तरफ जो राज्य व्यवस्था हुई वो व्यवहारिक स्वरूप हुई, वो एक प्रैक्टिकल यूज यहाँ पर दिखाया जाता है, एक तरीके से प्रैक्टिकल यहाँ पर उसका यूज होता है। तो अगर एग्ज़ाम में आए कि संविधान और पॉलिटी के बीच का अंतर क्या है, तो संविधान एक प्रिंसिपल हुआ और दूसरी तरफ जो पॉलिटी हुई वो उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट हुई, जो हम देखते हैं उसका प्रैक्टिकल पोर्शन हुआ। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, अभी खैर नागरिकता से जुड़ी हुई चीज़ों को नहीं बताया गया है, लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसको हम ऐसे बस देख लें कि भारत के संविधान में, इसको मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं कि भारतीय जो संविधान है उसके अंतर्गत भाग 2 में है, वो सब नहीं अभी देखना है, कि नागरिकता, कि देश के नागरिक कौन होंगे, इस बात का उल्लेख किया गया है।
अब ये उस समय जब संविधान बन रहा था तब कौन देश का नागरिक होगा ये बताया गया है, लेकिन इस नियम को या इस व्यवस्था को लागू करने का जो उसमें है कि देश की संसद आगे कानून बनाकर ये निर्धारित कर सकती है कि कौन देश का नागरिक माना जाएगा और किस प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। तो भले इसमें खाली नागरिकों के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं सिद्धांत के तौर पर, उसमें लिख दिया है कि संसद निर्धारित करेगी कौन है, कौन नागरिक है, तो ये तो संविधान के अंतर्गत पोर्शन आ गया। लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करने की चीज़ आई तो संसद का रोल यहाँ बढ़ता है और संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये पहला था, इसको आगे संशोधित किया जाते रहा, पारित किया गया। तो सिद्धांत के तौर पर उस बुक में, उस संविधान के भीतर जो बातें लिखी गई हैं वो भारतीय संविधान के पोर्शन में आई। और पॉलिटी, अगर हम ये कानून के संबंधित कुछ मामलों को देखें तो वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एक तरफ हम सिद्धांत की बात करेंगे तो संविधान आएगा और उसके व्यवहारिक पक्ष को देखेंगे तो हम पॉलिटी देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों संदर्भों के अंतर को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है संविधान से जुड़ी हुई बातों को समझने के लिए। तो ये एक बहुत हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको हमें चीज़ों को इसी तरीके से इसमें हमें देखना होगा। अब एक दूसरी चीज़ जो मैं जो अगला जो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, किसी के मन में ये आ रहा होगा कि संविधान जैसी चीज़ जो कि बहुत बड़े जो संविधानविद थे, कानून के जानकार थे, ऐसे लोगों के द्वारा लिखा जाता है भारतीय संविधान। वैसे ही जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनके नेतृत्व में उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो बनी थी, वो सब मैं बताऊंगा। तो उतने दिग्गज लोगों ने बनाया और यहाँ पर इतने सारे उसमें संशोधन हो गए। तो आखिर क्या संविधान गलत बनाया गया था? तो क्यों इसमें संशोधन होते हैं, चीज़ों को क्यों बदला जाता है? तो इसको हम समझ लेते हैं। अब यहाँ से भी प्रश्न निकल सकते हैं। प्रश्न भले फैक्चुअल हों, लेकिन थोड़े बहुत ये जो मेरा वीडियो है ये उन फैक्चुअल प्रश्नों का जो बेस है जिसको हमें समझना है। प्रश्न की प्रकृति कुछ भी हो सकती है, हर चीज़ को रटना जरूरी नहीं है। तो यहाँ हम ये समझें कि भारतीय संविधान या कोई भी संविधान हो, भारतीय संविधान को संशोधित यानी कि उसे परिवर्तित, संशोधित करने की आवश्यकता क्यों? कि भारतीय संविधान आखिर इसको परिवर्तित करने की, इसको संशोधित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका कारण ये है कि बहुत बार, क्योंकि संविधान बने हुए 70 साल से अधिक हो गए, तो आज से 70 साल पहले, जैसे मैं उदाहरण दूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, साइबर लॉ से संबंधित चीज़ें नहीं थी, साइबर क्राइम नहीं होते थे और जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी वो अलग थी, इंटरनेट नहीं था, ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी, तो उस समय नहीं थी। तो इसीलिए देश में क्या किया गया कि बहुत सारी चीज़ें, उससे संबंधित चीज़ों का अलग अलग समय पर जोड़ा जाना ज़रूरी हो गया। तो अब जैसे कई ऐसे कानून थे जो पहले अमान्य थे, आज उन कानूनों को मान्यता दी गई है। वो पहले इलीगल थे, आज लीगल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि हम यहाँ समझें कि समय के साथ संविधान रूपी जो हमारा दस्तावेज है उसे जीवंत बनाए रखने के लिए इसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। तो
इसीलिए जो हम कहते हैं कि जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऑर्गेनिक उसको हम कहते हैं कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक, जो इसका हम एक भाग यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कि एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को क्या कहता है, वो परिवर्तित होता है, ये एक तरह से प्रगतिशील है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, इसीलिए संशोधन नाम की चीज जोड़ी गई है। ये यहां पर हमें देखने को मिलता है। जैसे इसको हम समझें कि जब संविधान निर्मित हुआ तो मूलतः जो जिसको हम कहते हैं आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन उसको हर 10-10 वर्ष पर संशोधित करके बढ़ाया गया ताकि जो एक तरीके से विकास की धारा से बहुत कटे छटे लोग थे उनको सामाजिक और आर्थिक तौर पर, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर मूलतः अगर देखें तो वो एक तरीके से उनको थोड़ा मदद मिल सके। तो इसीलिए उसमें संशोधन किया गया। अब ये रहता कि नहीं संशोधन नहीं हो सकता है तो चीज़ें फिर 10 साल बाद समाप्त हो जाती, चीज़ें उस तरह से नहीं होती। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी, जैसे जैसे केस बढ़ते गए जजों की संख्या भी बढ़ाना पड़ा। कई राज्य हैं जहाँ पहले केवल विधानसभा थी, अब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। कई पहले जो उत्तर प्रदेश था वो बड़ा राज्य था, उसको काट के अलग बनाया गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो परिवर्तित करनी जरूरी होती हैं, तभी वो हमारा जो संविधान है वो बचा रह सकता है, नहीं तो वो संविधान टूट जाते हैं। नेपाल जैसे देश में संविधान बना, लागू नहीं हुआ, फिर बना, कई सारे संविधान बने। फ्रांस में एक के बाद एक हम देखेंगे कि बहुत सारे संविधान वहाँ बने, एक ही संविधान नहीं था वहाँ। तो क्रांति के विभिन्न चरण और उस तरीके से संविधान निर्मित हुए। तो भारत में अभी आज़ादी के बाद से अभी तक एक ही संविधान है, वो समाप्त नहीं हुआ है, उसमें संशोधन हुए हैं ताकि वो ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट के तौर पर बना रहे। तो आज के हमने अपने इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पर कंक्लूड करूंगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे बेसिक बातें बताई हैं जो कि इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगी। जब हम आगे पढ़ेंगे, चाहे इसके आर्टिकल्स हों, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी और वो सीधे पेपरों में पूछी जाएंगी। तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न आएंगे, इस वीडियो में भी मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।